पार्लियामेंट में इतना शो, ये मुश्तरका इजलास हुआ सेनेट और कौमी असम्बली का, उसमें ये जो बिल्स पास हुए परसों हमने देखा, उसमें 3 बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर था और वो टीवी पे अभी भी ये चल रहा है कि अपोजिशन उसके सख्त खिलाफ थी। मुझे बताएं ये 3 बिल में ऐसी 3 बिल्स क्या हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ है जिस पे इतना एहतजाज और मुखालफत हो रही है और उसका हमारे पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, एक तो वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिल है, लंबा चौड़ा बिल है, मगर उसकी लुब लबाब यही है कि हुकूमत चाह रही है कि हुकूमत का ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो डिस्प्यूट्स होती थी वो लोअर कोर्ट से चलती थी, फिर इधर आती थी। अब उन्होंने कहा जी डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहे तो वो खुद सीज़ कर सकती है एक प्रॉपर्टी, और इसके अलावा उन्होंने कहा लोअर कोर्ट्स में नहीं होगा, सीधा हाई कोर्ट जाएँ आप, और कोई स्टे वे नहीं मिलेगी जब तक मसला ना हल हो। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ये कानून पास किया है लेने के लिए। अब उसके पीछे क्या मकासद हैं और उसका क्या ताल्लुक़ है टेररिज्म के साथ, बिल के अंदर तो वाज़े नहीं किया गया, मगर ज़ाहिर है क्योंकि इसका ताल्लुक़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ज़्यादातर मजहबी लोगों के पास हैं, तारीख़ पुराने ज़माने से, तो उसका स्टेटस जो है वो अब उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। कहा तो नहीं जाता, मगर ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के ऊपर ये इसमें किया गया है। इस्लामाबाद में आपको पता ही होगा कि वहाँ कुछ रिलीजियस लोग ने एक मस्जिद को कैप्चर कर लिया था, और वहाँ और फिर हमला भी हुआ, और फिर बहुत से मसले बने। अभी तक मसले चल रहे हैं कि वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या किसी मौलवी साहब के कंट्रोल में है, और वो सारा वक्त यही चलता रहता है। वो आ गए, वो ले गए, फिर पकड़े गए, फिर वो आके सीज़ कर लेते हैं, फिर उनको निकाला जाता। मेरा ख्याल है क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर इस किस्म के कानून लेके आए कि अगर कहीं भी इस किस्म का मसला हो तो गवर्नमेंट फ़ौरन उसको कंट्रोल में ले ले और कोई उसके ऊपर बातचीत और करने की गुंजाइश ना हो, और ना ही इसके ऊपर कोई मजहबी एंगल उसको दिया जाए। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर स्टेबिलिटी का एंगल, एंटी टेररिज्म का एंगल लिया जाए, क्योंकि याद रहे वो जो पहला केस है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ टेररिज्म का एक ताल्लुक था उसके साथ। दूसरा जो केस है वो है मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग तो एक नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिसका ताल्लुक टेररिज्म के साथ होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हुआ कि आपने कोई जुर्म किया, एक टैक्स इवेड किया, एक ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उसको आपने काले पैसे को सफ़ेद कर लिया, या वो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दूसरी वो होती है कि आपने इलीगल पैसा कमाया कहीं से, टैक्स नहीं दिया, और वो किसी टेररिस्ट आउटफिट को दे दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया या डोनेट कर दिया। दो अलग अलग चीज़ें, मगर इस बिल के अंदर उन्होंने इकट्ठी कर दी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि FATF का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन कि जो नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए नॉर्मल कानून है। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हर मुल्क के अंदर कानून है, मगर टेररिज्म के साथ उसको नहीं लिंक किया। ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मेनली जो पर्पज़ है वो टेररिज्म, तो इसको दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये मेरा ख्याल है मकसद नहीं था FATF का, मगर इन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा क्यों किया, और इसी के ऊपर जो अपोजिशन ने जो एहतजाज किया है, वो जो अमेंडमेंट चाह रहे थे अपोजिशन, वो यही चाह रही थी कि अब इसके अंदर ये है कि किसी को आके वो पकड़ के ले जाएं। पहले तो ये उन्होंने कर दिया कि नैब को भी इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर। अब टेररिज्म का क्या तल्लक है नैब के साथ? नहीं है। टेररिज्म के लिए तो FIA है, एंटी टेररिस्ट यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, CTD वगैरह वगैरह। अब नैब को आपने इन्वॉल्व कर दिया, नैब सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अपोजिशन का ये था कि नैब को जब आपने इन्वॉल्व किया और नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग को आपने टेररिज्म के साथ लिंक कर दिया, तो दो ऑब्जेक्शंस, इसको टेररिज्म के साथ, हर मनी लॉन्ड्रिंग केस को टेररिज्म के साथ ना लिंक करें। दूसरा ये कि इसको नैब में क्यों दे रहे हैं? नैब तो अब एक इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो ये दो मेन ऑब्जेक्शन थे जिसको वो कह रहे थे कि FIA इंक्वायरी कर ले, फलाना कर ले, फलाना कर ले, मगर नैब को इसमें से ना लेके आए, मगर गवर्नमेंट ने नहीं मानी बात उनकी। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी थी कि अगर मैंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपको पता चल गया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपका उस पर कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने सुनी सुनाई बात कि आपने शक किया, तो आपको भी धर लेंगे। वो कहेंगे जी आपको पता था, आपने हमें बताया नहीं, और तो आप रोते रह जाएंगे कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट पता नहीं चला, मुझे तो कहीं से ये हो। नहीं, आपको पता था, आपने बताया नहीं, चलो तुसी भी चलो। तीसरी चीज़ ये कि पहले गिरफ्तारी से पहले
आम कानून के मुताबिक एक वारंट लेना पड़ता है एक मैजिस्ट्रेट से, फिर जाके किसी को गिरफ्तार कर सकते। इसमें उन्होंने किसी की वारंट शरण की चीज़ फारग कर दी। आए, कोई मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कानून में है कि आपको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे लाना पड़ता है कि जी हमने इनको ये गिरफ्तार किया है, ये केस है, ये है। नहीं, वो सब ख़त्म कर दिया। अब आए, किसी को जिसको चाहे पकड़ लें, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में ले गए, चलो जी, और फिर आप लेके बैठे रहे उनको, केस बनाते रहे उनके ऊपर, और कोई रिलीफ नहीं है उसमें। तो मतलब इस किस्म की चीज़ उन्होंने की है, और लगाया खाता टेररिज्म का, मगर एक्चुअली जो ख़तरा है कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट मीडिया एंड अगेंस्ट ऑपोजिशन, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए। और एक दफ़ा चार्ज लग गया मनी लॉन्ड्रिंग का, आपकी जेब में से 100 पाउंड निकला है, फॉरेन करेंसी निकला है। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से खरीदी, इसकी रसीद दिखाएं। अगर आपने मनी डीलर से ली है और रसीद नहीं है, गए आप, ले गए आपको, तो वो तो या आपके डाल दिया, आपके जेब में डाल दिया और पकड़ लिया, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के साथ ड्रग्स कर दिए थे। अब आपके पास वो हर किस्म की चीज़ कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द मिस यूज़ ऑफ दिस लॉ, जिसके ऊपर ज़्यादा एहतजाज हो रहा था। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और फिर आ गया एंटी टेररिज्म। एंटी टेररिज्म में उन्होंने एक सिर्फ नया अमेंडमेंट की है, जो मैं समझता हूँ कि इतनी नामुनासिब नहीं है, मगर उसके लिए भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। वो ये कि अगर किसी की टेररिज्म के बारे में किसी की तफ्तीश या तो किसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अब उन्होंने इजाज़त ले ली है कि पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी कि अगर स्पाइंग करनी है, अगर फ़ोन को टैप करना है, अगर किसी की ईमेल्स खोलनी है, तो वो कानून के मुताबिक वो इलीगल था कि किसी। अब उन्होंने लीगल कर दिया है कि जी वायर टैपिंग जो चाहे कर लें आप, खुफिया तरीके से घर में चले जाएं, किसी के निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको। आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, ले आए। कल को वो कहेंगे जी हम तो इन्फॉर्मेशन लेने गए थे खुफिया, हमारा ख्याल था कि फ़लाना जो जर्नलिस्ट है या फ़लाना जो सियासतदान है उसका तल्लुक़ फ़लानी बैंड आउटफिट के साथ है, तो हम उनके घर चले गए थे और वहाँ जाके हमने सर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, और वहाँ से ये निकला। अभी तो ये करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है ना, मैजिस्ट्रेट्स को साथ ले जाना पड़ता है तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे जो इक़दाम हो रहे हैं, ये जो आईनें हो रही है, इसका कुछ हद तक तल्लुक़ इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिमांड्स के साथ है, और कुछ हद तक तल्लुक़ हुकूमत के अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ठप किया जाए, सबको दबा के रखा जाए, और जो उठता है उसको एक लगाई जाए, पकड़ के ले जाए। अब मैं समझता हूँ कि इसके एक तो ये है कि अब वो जो डिसअपीयरेंसेस हो रहे थे, अब शायद उसकी जगह पे ये कानून लगने शुरू हो जाएंगे और आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। आप डिसअपीयर तो कर ही जाएंगे, मगर आपको पता होगा कि फ़लानी जगह पे है। उसका मकसद वही होगा कि आपको जेल में रखना, आपको तशद्दुद करना, आपको टाइट करना, आपको सबक सिखाना, और फिर उसके बाद आप 9 महीने के बाद बेल लेके बाहर आ जाए और सारी उम्र वो केस आपके सर पे रहेगा। तो आप क्यों कह रहे हैं फिर ये कि ये तशवीशनाक इतनी बड़ी बात कोई नहीं है? नहीं, मैं ये कि जो तशवीशनाक ये है कि दुनिया में कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कुछ एरियाज आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में आपने किसी के घर की सर्च करनी है, वारंट लेके आप जाके कर सकते हैं जी। अब इन्होंने तो उस हद तक ये टेक्निक्स जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स होती हैं वो अंडर नेशनल सिक्योरिटी और जस्टिफिकेशंस के लिए आप कर सकते हैं, मगर यहाँ तो बहुत खुला छुट्टी होगी। तो अगर यही चीज़ जो है इसकी कोई कानूनी ढांचा बना लिया जाता कि जो मकसद है वो पूरा हो जाए मगर आपकी प्रिवेसी इन्वेड ना हो, इसको मिसयूज़ ना किया जाए, तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। ऑब्वियसली, बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन भी यही चाह रही थे। अब मुझे बताएं कि ये जो हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में, ये जहाँ ऑपोजिशन की अक्सरियत, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऑपोजिशन, इनके साथ ये सेनेट पे भी हो चुका है जब ये सेनेट का चेयरमैन होना था, तो इनके पास अक्सरियत, इतना शोर मचाया हुआ इन्होंने, और वहाँ जाके 10 वोटों से इनको शिकस्त हो गई। 2 दिन बाद आपकी APC भी आने वाली है जिसके बारे में इतनी हाइप क्रिएट की हुई है इन्होंने। तो अगर ये इनके हालात हैं कि अपने ये बंदे पूरे पार्लियामेंट में नहीं ला सकते, जिन बिल्स पे इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिनसे ये बराह रास्त मुतासिर होंगे, तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये सोच समझ के ये काम किया गया। देखिए, वो कहते हैं कि 36 लोग ऑपोजिशन के आ सकते थे, आए नहीं जी। उनमें से कुछ 4-5 तो बीमार थे, जिनके बारे में पता चल गया कि कोई अस्पताल में था, किसी को कोविड हुआ था वगैरह, मगर बाकी जो नहीं आए, अब
जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, किसी को फ़ोन चला गया कि मत जाओ। और सियासी जमातों ने भी पूरी कोशिश नहीं की और कि सारे पहुँचे। अगर सारे पहुँच जाते तो ये बिल ना पास होते जी। मगर आपको याद है इससे पहले भी 1-2 बिल्स ऐसे पास हुए हैं जहाँ के शोर शराबा बड़ा था, मगर जब वक्त आया तो सब चुप करके सबने अंगूठा लगा दिया। कोई एक्सटेंशन की बात थी, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी बात थी। ये FATF के ऊपर भी जो प्रोपागेंडा ये था कि ये तो कौम के मुफाद में है, नेशनल इंटरेस्ट में है ये सब कुछ करना। अब इसके ऊपर खड़ा होना और इसको नाकाम कर बना देना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ना। इसीलिए अपोजिशन ने ये कहा था कि सेनेट के अंदर हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, पास कर देंगे, कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो कर लीजिए। इन्होंने वो अमेंडमेंट्स नहीं की। अगर वो अमेंडमेंट सेनेट में हो जाती तो ये बिल्स भी पास हो जाते और ये जो खदशात जिसका मैं इज़हार कर रहा हूँ और अपोजिशन इज़हार कर रही है कि इसको मिसयूज़ ना किया जाए, वो ना होता और मकसद भी पूरा हो जाता FATF का। मगर हुकूमत के और भी इरादे थे ना जो नेक नहीं थे, इसलिए उन्होंने फिर जॉइंट हाउस कॉल किया और उससे पहले अपोजिशन को बता दिया गया था कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो फिर तो आपको आपकी ऐसी तैसी। अब आपकी ऐसी तैसी से मुराद क्या है? अब कौन नहीं आया वहाँ? छोटी सियासी जमातें बलूचिस्तान की हो गई, इधर की होगी, जिनके बड़े मसले हैं बेचारे, वो कहाँ जाएं? अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं तो तशद्दुद, गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं तो उनको मिलता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट लारी लपत आती है। मेंगल साहब की तो इसमें से 8-10 वोट तो उस किस्म के थे जो कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मगर अपोजिशन के साथ भी खड़े हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है। वो बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने सोचा यही चुप्पी कर जाओ, क्यों किसी के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख दें, हमें उल्टा ही हमारे गले पड़ जाए। और दूसरा ये कि उनको पता था कि अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग इसको जाने देगी, इस बिल को शोर शराबा ज़रूर करेंगे मगर इसको जाने देंगे, बिकॉज ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि ये बिल पास होने हैं। और ऊपर से मुराद ये नहीं है कि इमरान खान साहब से आया ऑर्डर, क्योंकि कौम के इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट है। अब नेशनल इंटरेस्ट में तो करना पड़ता है। अब जो चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में हो वो हुकूमतें नहीं बताती, वो कहीं और से पता चलता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है और इसको करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये सब कुछ हो गया तो एक कहीं एक टी पार्टी भी हुई है। उस टी पार्टी के अंदर अपोजिशन के लोग भी पहुंचे हुए थे और शेख साहब भी पहुंचे हुए थे और कुछ गवर्नमेंट के लोग भी पहुंचे हुए थे और सारे मिलजुल रहे थे। और खुशी इसी की थी कि जी ये कानून पास हो गए हैं, FATF निकल गया। FATF का सबसे बड़ा जो फ़िक्रमंद हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जाहिर है कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा असर इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा और उनके ऊपर पड़ेगा, सैंक्शंस लग जाएंगे, इस किस्म की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए फिर ये होना ही था पास। और अपोजिशन ने कोशिश नहीं की कि पूरे नंबर हो जाते तो फिर क्या करते, फिर तो रोकना पड़ता ना तमकनत। तो इसलिए बेहतर यही था कि लोग ना ही आओ तो चंगा है, और नहीं आओ जितना शोर पा सको। और उसके बाद जो कहा यस सर करके अंगूठा लगा दिया। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, नून लीग ने भी यही किया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी ये हुआ। कुछ कहीं आपने इशारा कर दिया, कहीं मैंने इशारा कर दिया। ये तो फिर कौम की इन्होंने मत्ती मारी हुई है ना, जो हमें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहते हैं, बोलते क्या हैं, अंदर से क्या हो रहा है। ऐसे ही है। मगर इसका ताल्लुक जो है ना वो उसके साथ नहीं है जिसकी आपने अगली बात की कि जी वो अब वो APC होने जा रही है। अब APC में तो जाहिर है पूरी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, मगर वहाँ भी प्रॉब्लम क्या रहा है कि इत्तेफाक ही नहीं है कि करना क्या है। कोई कहता है हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, कोई कहता है हम इन हाउस चेंज कराना चाहते हैं, कोई कहता है कि रहे ये ही और इमरान खान ही चला जाए, अल्लाह खैर सल्ला। आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। और उसकी भी बड़ी सीधी सी वजह है कि सारे जो लीडर्स हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स, वो इस वक्त किसी न किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और उन्हें डर ये है कि और भी मुश्किलात हमारी बढ़ ना जाएँ। और फिर उम्मीद ये करते हैं कि आवाम खुद उठेगी, शोर शराबा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी तो फिर हम मिल जाएंगे आवाम। ये फ़ैसला नहीं किसी का कि आवाम को उकसाया जाए, बाहर निकला जाए, कुछ किया जाए। मगर क्योंकि यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वो जो ऊपर से आया हुआ है डज़ वो डज़ लगी हुई है। ये इस पे एक शायराना तज्जिया भी है। और वो बस वो मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, शायद आपको बेहतर पैगाम दे सकती हैं आपके लफ्ज़ों में। जी, वो शायर कहते हैं, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किससे कहूँ मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, मैं यहाँ सबके सर पे सलीब है। सलीब है। वाह,